वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आतिफ आलम खान आप लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ा रहा था। जैसा कि लास्ट टाइम पर हम लोगों ने चर्चा किया था मगध साम्राज्य में, और मगध साम्राज्य में हम लोगों ने पढ़ा था अजातशत्रु को और हमने उसमें देखा था किस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को एक प्रेम विवाह के चलते षड्यंत्र से अपने पिता की हत्या की और संपूर्ण मगध साम्राज्य का शासक बन गया। और उसके बाद अजातशत्रु ने अपने सभी युद्धों में दो विशेष प्रकार के हथियारों को यूज किया, रथमूसल और महाशिला कंटक को। इसके बाद उसने बाजीरा के साथ विवाह करके काशी दहेज के रूप में पुनः प्राप्त किया और कौशल महाजनपद का मगध महाजनपद में विलय कर दिया। इस प्रकार कौशल महाजनपद को मगध महाजनपद का हिस्सा बनाने का श्रेय अजातशत्रु को जाता है। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई थी। इसके अलावा हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि उसके दो भाई हल और बेहल, जिनको बिंबिसार ने वैशाली भेज दिया था, तब अजातशत्रु ने वैशाली की ओर रुख किया और वैशाली के साथ संघर्ष किया, है ना। और वैशाली के साथ जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में अजातशत्रु की सहायता उसके एक मंत्री बस्साकर ने की थी और बस्साकर की सहायता से 3 वर्षों तक वैशाली से सारी गुप्त सूचनाएं मगध में आती रहीं। और इस प्रकार 16 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद, यानी 16 वर्षों तक लगातार अजातशत्रु लगा रहा, उसके पश्चात उसने वैशाली का विलय भी किसमें कर लिया? मगध में कर लिया। और अजातशत्रु एक बहुत बड़े क्षेत्र का राजा बन गया। अब मगध के बाद अंग के बाद कौशल के बाद काशी के साथ साथ अब वैशाली, ये सारे क्षेत्र किसके हो गए? ये सारे क्षेत्र हो गए अजातशत्रु के। अजातशत्रु इन सारे क्षेत्रों का शासक था। आगे चलकर जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, उसी प्रकार इसका एक बेटा था, इसका नाम था उदयन। बहुत सारे उसको बोलते हैं उदाइन। तो उदाइन ने अजातशत्रु की हत्या के लिए षड्यंत्र बनाना प्रारंभ किया। देखो, अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा तो ये पितृहंता वंश कहलाता है इसीलिए, और उसका पुत्र उसको मारेगा। तो आगे हम देखेंगे कि अजातशत्रु की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन आया, उसी को हम बोलते हैं उदाइन। कौन आया? उदाइन। ये जो राजा उदाइन था, ये 461 बीसी में गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? अगर टाइम पीरियड की बात हो तो 461। कुछ किताबें 460 भी लिख देती हैं, वो थोड़ा सा रहता है डेटो में, हिस्ट्री में ना। तो 461 से 445 बीसी। एडी और बीसी में क्या डिफरेंस होता है, इस पर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। और अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस चलता है। क्योंकि बीसी हमेशा रिवर्स चलती है, उल्टी चलती है। तो ये 461 से लेकर 445 इनका शासनकाल था। अब तक मगध की जो राजधानी हुआ करती थी, वो बिंबिसार के समय में भी राजगृह थी, राजगीरपुर या गिरगिरिचपुर, और अजातशत्रु के समय में भी राजधानी वही थी। जैसे ही गद्दी पर बैठे उदाइन, तो उदाइन वो व्यक्ति था जिसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की, और हत्या करने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी चेंज की। पहली बार मगध की राजधानी चेंज हो रही है। ये भी मगध में ही बैठे हुए हैं। क्षेत्र कौन सा है? मगध। लेकिन अब मगध वो मगध नहीं है जो मगध पहले हुआ करता था। हालांकि पहले मगध हुआ करता था। अब वो मगध है जिसमें अंग भी मिल चुका है, कौशल भी मिल चुका है, काशी भी मिल चुका है, वैशाली भी मिल चुका है। अब मगध बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है। इस बड़े क्षेत्र पर गद्दी पर बैठे उदयन, और इन्होंने राजधानी बदली। राजधानी, यहाँ से राजधानी चेंज हुई पाटलिपुत्र। कौन सी राजधानी हुई? पाटलिपुत्र। हालांकि पाटलिपुत्र नहीं, उस समय जब उदयन ने बसाया था तो उदयन ने कुसुमपुर नाम दिया था। इसको नाम दिया था कुसुमपुर। ये जो कुसुमपुर है ना, इसी को आगे चलकर जब सम्राट अशोक का टाइम पीरियड आएगा, तो सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में इसी कुसुमपुर का नाम बदलकर हो जाएगा पाटलिपुत्र। इसीलिए कुछ लोग राजधानी लिखते हैं पाटलिपुत्र, हालांकि कुसुमपुर नाम है इसका पुराना। तो ऐसे करके पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर। फिर आगे टाइम पीरियड और चेंज होगा और आएगा शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी के शासनकाल में यही पाटलिपुत्र हो गया पटना। इसी का नाम क्या हो गया? पटना। तो यहाँ से भी पूछ सकता है पटना का पुराना नाम, तो आप बताओ कुसुमपुर। तो ये जो कुसुमपुर था, जिसको उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था,
इसको बसाने का श्रेय भी उदयन को जाता है। तो उदयन ने कुसुमपुर की जो स्थापना की थी, एक नया नगर बसाया था गंगा और सोन नदी के संगम पर। तो ऐसे ही पूछ सकता है, तो याद रखना ये कुसुमपुर जो था ना, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नए नगर, जिसको हम बोल रहे हैं कुसुमपुर, कुसुमपुर की स्थापना की। और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था। तो आप बताओगे जब पाटलिपुत्र का पूरा नाम कुसुमपुर था, उसको बसाया था उदयन ने। अब ये जो इसकी राजधानी थी ना, इसी राजधानी के बीच में इसने एक चैत्य गृह, तो यहां से पूछ लेता है उदयन ने अपनी राजधानी के मध्य में एक जैन चैत्य गृह, इस चैत्य गृह को हम बोलते हैं मंदिर। तो मंदिर जो होते थे ना, वो मंदिर होते थे बौद्ध धर्म के भी, हालांकि इनको मठ भी कहा करते थे। मठ या चैत्य गृह, कहीं कहीं चैत्य विहार आता है। तो जो हमारे यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे, इन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो स्थान होता था पूजा का, सकते मान लो प्रार्थना का, उसी को हम बोलते थे चैत्य गृह या हम बोलते थे चैत्य विहार। तो उदयन ने अपनी राजधानी के मध्य में एक जैन चैत्य गृह अर्थात एक जैन मंदिर, आप कह सकते हो एक जैन मंदिर, एक जैन मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। अब तो इससे एक बात और क्लियर हो गई, जब इसने अपने राजधानी में एक चैत्य गृह का यानी एक जैन मंदिर का निर्माण कराया, तो अर्थात जो राजा था वो किस धर्म को फॉलो करता था? वो फॉलो करता था जैन धर्म को। अर्थात ये जैन मत का क्या था? अनुयायी था। जबकि अगर हम बात करें अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु बौद्ध और जैन दोनों में रुचि रखता था, नहीं पहले बौद्ध में फिर जैन में। और अगर बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार कूटनीति वाला था, वो सभी धर्मों को समान रूप से लेकर चलता था, कूटनीति के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से ना। आगे चलकर हमने देखा कि ये जो उदयन था ना, इस उदयन के पुत्र, अगर पुत्रों की बात करें, पुत्र, तो इसके 3 पुत्र थे। अगर आपसे पूछा उदयन के कितने पुत्र थे? 3। तीनों के नाम क्या है? एक का नाम है अनिरुद्ध, एक का नाम है मुंडक, और एक का नाम है नागदर्शक। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक, इन तीनों ने मिलकर उदयन के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार उदयन ने अजातशत्रु के खिलाफ किया, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के खिलाफ किया, वैसे ही अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक तीनों ने उदयन के खिलाफ राजसत्ता को हथियाने के लिए षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिए। और इनके षड्यंत्र में इन लोगों ने मिलकर अपने पिता उदयन की हत्या करा दी। जब एक बार अचानक ये टहलने के लिए गए थे, सुबह सुबह उठते ना, और सुबह सुबह जब उठकर जाते तो मॉर्निंग वॉक पर गए थे, तो अचानक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा क्या कर दी गई? हत्या कर दी। तो आप कहेंगे कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनकी यानी उदयन की हत्या कर दी गई। अब उदयन की हत्या कर दी गई। तो उदयन की मृत्यु के पश्चात इसके जो 3 पुत्र थे, जो आपने पढ़ा, मुंडक और नागदर्शक, ये तीनों एक साथ शासन किया करते थे।
कुछ कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने एक एक करके शासन किया, कुछ इतिहासकार कहते हैं ये तीनों भयभीत थे, डरे हुए थे, क्योंकि जनता इस बात को समझ गई थी कि ये पितृहंता वंश है और इन तीनों ने अपने पिता की क्या कराई है, हत्या। और जनता ये चाहती थी कि हमारे ऊपर जो शासन करे, जो शासक हो वो एक ऐसा शासक हो जो योग्य हो, ऐसा ना हो जो सत्ता में अपने पिता को ही मार दे। तो इसीलिए जनता के भय से इन तीनों ने एक साथ शासन किया, पर कुछ इतिहासकार कहते हैं अलग अलग किया था। तो उदयन की मृत्यु के पश्चात इसके तीन पुत्रों ने, इसके तीनों पुत्रों ने एक साथ शासन किया। तो तीनों पुत्रों ने फिर एक साथ शासन किया, लेकिन ज्यादा समय तक कर नहीं पाए। आगे चलकर जनता ने विद्रोह कर दिया, और जब जनता ने विद्रोह कर दिया तो जनता ने इन तीनों पितृहंताओं को शासन की गद्दी से उतारकर एक योग्य व्यक्ति, जिसका नाम था शिशुनाग, हालांकि वो एक अमात्य था, तो जनता ने एक अमात्य के हाथ में गद्दी दे दी, जिसको हम पढ़ते हैं शिशुनाग। तो आगे हम देखेंगे शिशुनाग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे इसके बाद शिशुनाग। शिशुनाग वंश इस वंश का संस्थापक था शिशुनाग। शिशुनाग इस वंश का संस्थापक था, और मैंने अभी आपको बताया कि जनता ने उन पितृहंताओं को हटाकर एक अमात्य को होता है अमात्य। तो ये क्या था, शिशुनाग पहले अमात्य हुआ करता था। ये पहले क्या था, स्टार्टिंग में ये पहले मगध, यानी मैं कहूँ हर एक वंश में एक अमात्य था। अमात्य कहते हैं इसका मान लो एक मंत्री है ना, जैसे आज हमारे होता ना मंत्रिमंडल का मतलब कैबिनेट, तो कैबिनेट में सदस्य होते हैं, ऐसे उस समय राजा का जो मंत्री परिषद होता था, उसी मंत्री परिषद के जो मंत्री होते थे उनको बोला जाता था अमात्य। तो ये एक योग्य अमात्य था। तो आप कह सकते हो शिशुनाग एक योग्य अमात्य था, जिसे जनता के सहयोग से या समर्थन से सिंहासन पर बिठाया गया। अब ये जैसे गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी राजधानी जो थी, जो अभी कुसुम पर बनाई गई थी, पाटलिपुत्र बनाई गई थी, या जिसको मैं कहूँ पटना था, उसका नाम आगे चलकर आधुनिक काल में आगे पटना हो गया था। इस पटना को पाटलिपुत्र को चेंज कर दिया और इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी, वो अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली को। तो यहाँ से राजधानी फिर बदली, राजधानी क्या बनाया, वैशाली को, क्योंकि वैशाली को जीत लिया था अजातशत्रु ने, वैशाली मगध का हिस्सा था। तो जब शिशुनाग गद्दी पर बैठा तो शिशुनाग ने कहा अब राजधानी पाटलिपुत्र में रहेगी, राजधानी वैशाली। और एग्जाम में क्वेश्चन राजधानी से पूछता है, बिंबिसार के समय में राजगृह, अजातशत्रु के समय में राजगृह, पहली बार चेंज हुई उदयन के समय में, उदयन ने इसको कर दिया पाटलिपुत्र। आगे चलकर जैसे ही उदयन गया तो उदयन के बाद उसके तीन पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, और उनके बाद जब गद्दी पर बैठा शिशुनाग, तो शिशुनाग ने फिर राजधानी चेंज कर दी और राजधानी क्या कर दी, वैशाली। अब इस शिशुनाग ने किया क्या मगध में, इसने मगध का साम्राज्य और बढ़ाया। इसकी सबसे बड़ी सफलता थी अवंती जनपद, वही अवंती, याद आ रहा होगा आपको, मैंने बिंबिसार के समय पढ़ाया था कि अवंती एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका शासक था चंडीप्रद्युम्न, और बिंबिसार ने उससे मित्रता करने के लिए अपना एक राजवैद्य जिसका नाम था जीवक को भेजा था, जब वो पीलिया रोग से क्या हो गया था, ग्रसित, वही अवंती।
उसी अवंती को जीतेगा कौन? शिशुनाग, और जीतकर उसको भी मगध का हिस्सा बना देगा। इस प्रकार सभी क्षेत्र मगध में मिल जाएंगे, है ना। तो इसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी? इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती महाजनपद को मगध महाजनपद का हिस्सा बनना था। इसकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि इसने अवंती जनपद को जीत के मगध का हिस्सा बनाया। हालांकि इसके अंदर इसने एक क्षेत्र और जीता था, बस जिसको बोलते हैं इलाहाबाद के पास का है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। शिशुनाग में अवंती के अतिरिक्त एक अन्य क्षेत्र बस, जिसको आप बोल सकते हैं इलाहाबाद, को भी मगध का हिस्सा बना था। बस इसने इतना ही किया कि एक नए वंश की स्थापना कर दी, हर एक वंश के स्थान पर राजधानी चेंज की। इसने अवंती को जीता और इसने बस्त को जीता इलाहाबाद के क्षेत्र में। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी के रूप में कालाशोक होगा, तो इसका इसकी छोड़ लो, फिर कालाशोक से बात करते हैं। चलिए आगे, इसके बाद उत्तराधिकारी जो होगा वो कौन होगा? कालाशोक। तो नेक्स्ट शासक हो जाएगा कालाशोक। यहां से गद्दी पर बैठा कालाशोक। कालाशोक जैसी गद्दी पर बैठा तो कालाशोक ने फिर राजधानी परिवर्तित की। अभी राजधानी क्या थी? वैशाली, और कालाशोक ने फिर राजधानी पुनः लिया है पाटलिपुत्र। तो ये पूछा था पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो पहली बार तो बनाया था किसने? उदयन ने, और दूसरी बार जाएंगे किसने बनाया? कालाशोक ने। तो इसने यही किया, इसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र। कालाशोक से आपको एक चीज और याद आ रही होगी, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था जब बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में मैंने आपको पढ़ाया था, तो बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया था कि संगीतियां हुई थी 4। तो यही कालाशोक में इन्हीं के शासनकाल में कौन सी संगीति हुई थी? पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसमें हमने देखा था किस प्रकार सुत्त पिटक और विनय पिटक अस्तित्व में आए थे। और जो दूसरी बहुत संगीति हुई थी वो किनके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो जहां पर राजा रहेगा वहां पर क्या होगी? वहीं पर संगीति का आयोजन किया जाएगा। तो इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया।
द्वितीय वंश संगीति का आयोजन किया गया। और ये जो राजा था कालाशोक, इसके 10 पुत्रों का वर्णन मिलता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कुछ लोग कहते हैं कि इसका उत्तराधिकारी जो है महानंदिन होगा जो इसका पुत्र था, कुछ लोग कहते हैं इसके 10 पुत्र थे। तो इसके 10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जो कि एक साथ शासन किया करते थे। जो कि एक साथ शासन किया करते थे। और ये एक साथ शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कालाशोक की जो हत्या की गई थी ना, ये भी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चुनाव होकर कर दी गई थी। तो अगर हम इसकी हत्या के बारे में बात करें तो कालाशोक की हत्या एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चुरा होकर कर दी गई। तो जब इसकी हत्या कर दी गई तो इसके जो पुत्र थे, इसके जो 10 के 10 पुत्र थे, वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। और जब वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए तो 10 के 10 एक साथ शासन करने लगे, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कालाशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ, तो उत्तराधिकारी के रूप में हम देखें जो इसका उत्तराधिकारी हुआ वो महानंदिन माना जाता है। महानंदिन ऐसा माना जाता है कि इसका उत्तराधिकारी महानंदिन था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं इसका उत्तराधिकारी महानंदिन नहीं था, बल्कि 10 पुत्र थे और 10 के 10 एक साथ क्या करते थे, शासन किया करते थे। और जैसे इसकी मृत्यु हुई तो कुछ समय तक उन्होंने शासन किया 10 पुत्रों ने। इसके बाद मगध की पूरी सत्ता नंद वंश के हाथ में आ गई। तो यहाँ से हम एक नया वंश पढ़ेंगे, है ना। आपने जैसे हम देख रहे हैं हर एक वंश के बाद वंश बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, यानी राजा बैठता है कुछ समय के बाद हट जाता है, बैठता है हट जाता है, बैठता है हट जाता है। कोई भी मगध पर एक मजबूत शासक के रूप में नहीं आ रहा है। आगे चलकर हम देखेंगे कि नंद वंश का 9वां शासक एक मजबूत शासक के रूप में मगध की गद्दी संभालेगा। और उसके बाद मगध के क्षेत्र पर एक और मजबूत शासक आएगा, इसको बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो धीरे 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 फिर इसी प्रकार से क्या होगा, क्रम आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही गए इनके बाद जो मगध की राज सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई, नंद वंशों के हाथ में आ गई, नंद लोगों के हाथ में। और वहीं से शुरू हो जाएगा एक नंद वंश। यहाँ से लिखेंगे, आप नेट लाइन से लिखेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर वे में लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि कालाशोक की मृत्यु के पश्चात यानी शिशुनाग वंश के पश्चात मगध साम्राज्य की सत्ता नंद लोगों के हाथ में आ गई। तो यहाँ से शुरू होगा नंद वंश। कौन सा वंश शुरू होगा, नंद। और नंद वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कौन माना जाता है, नंद वंश की शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ से नंद वंश स्टार्ट हो जाएगा। और नंद वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो देखते हैं महापद्मानंद था या महानंदिन था, कौन था, इस पर बात करेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।